दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के लिए इलाके में रोड शो निकालकर वोट मांग रहे हैं। वहीं मलकागंज इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए रोड शो करने पहुंचे, जहां पर हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और केजरीवाल ने सभी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। दिल्ली की जनता से सभी प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की गई। मलकागंज में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रोड को शो करने पहुंच रहे हैं। वहीं हमारे साथ तमाम विधायक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो खुद अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ आए हुए हैं। हमारे साथ मोती नगर से भाई शिवचरण गोयल जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का माहौल दिल्ली में देखने को मिल रहा है? आप खुद देख रहे हैं, आप भी यहाँ प्रत्यक्ष में हैं, हम भी प्रत्यक्ष में हैं। पूरी दिल्ली उमड़ी पड़ी है और जनता खुद हाथों में बैनर लेके खड़ी है और वो कह रही है कि हमें ये कुशासन जो 15 साल का अब नहीं चाहिए, हमें दिल्ली साफ सुथरी चाहिए। जब स्कूल साफ हैं, हॉस्पिटल साफ हैं, बस यात्रा अच्छी हैं, तमाम सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, तो अभी कूड़ा नहीं चाहिए। अभी कूड़ा हटाने की जिम्मेदारी हमारे पास झाड़ू है, झाड़ू से सफाई हम करेंगे। पहले भी सफाई की थी, अब भी करेंगे। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगातार बीजेपी एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की, कभी सत्येंद्र जैन जी की वीडियो देती है तो कभी मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाती है, तो क्या उससे चुनाव पे फर्क पड़ने वाला है? अभी सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है। 800 सीबीआई के अधिकारी पूरे देश में छापे मारे गए और बड़ा मुझे एक दया आती है भाजपाइयों पे कि वो कुछ भी साबित नहीं कर पाए और चार्जशीट में हमारे ईमानदार वो मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नाम नहीं है। तो एक तमाचा है भाजपा के चेहरे पे कि इन्होंने इतनी कोशिश की कीचड़ डालने की, लेकिन वो कीचड़ डाल नहीं पाए, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति कहीं भी हो बेदाग है और बेदाग रहेगा। उसी बेदाग की वजह से पूरी देश की जनता आम आदमी पार्टी को लाइक कर रही है, क्योंकि ईमानदार की एक ही मिसाल, काम करने वाले की एक ही मिसाल और आगे बढ़कर काम करने वाले की एक ही मिसाल है, और वो आम आदमी पार्टी। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जो कह दिया सो कर दिया, ये हमारा गारंटी कार्ड है। क्या लगता है कितनी सीटें आम आदमी पार्टी अपने हक में करती है? मुझे तो लगता है इनकी सीट आनी नहीं है। आज जनता निकली हुई है, जनता तय कर रही है। जब इन्होंने कुछ काम किया तो किस मुंह से वोट मांगेंगे? आज भाजपा का कोई उम्मीदवार किसी गेट पर वोट मांगने चला जाए तो जनता पूछती है आपने किया क्या, जिसके आधार पे आप वोट मांग रहे हैं। तो जनता पूरी तरह से हाशिए पे है। आज मुझे लगता नहीं है कि इनको सीट आएगी। आपके विधानसभा की बात की जाए तो क्या लगता है? 3 सीटें हैं और मैंने लिख के दिया हुआ है कि तीनों सीटें मोती नगर विधानसभा की आने वाली है और भाजपा मोती नगर से जाने वाली है। मोती नगर विधानसभा में तीनों सीटें आम आदमी पार्टी की आने वाली है और भाजपा जाने वाली है। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तो आप थे हमारे साथ तमाम आप पार्टी के विधायक और क्षेत्र की जनता, जिनका लगातार यही कहना है कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली में काम कराया, अब वो चाहते हैं कि निगम के भ्रष्टाचार को भी केजरीवाल ही खत्म कर सकता है। इसलिए सभी जगह आम आदमी पार्टी की जय जयकार हो रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती जी मौजूद हैं, जो कि इस रोड शो में पहुंचे हुए हैं। सोमनाथ भारती जी, जानना चाहूंगी दिल्ली की जनता का किस तरीके का समर्थन मिलता है? दिल्ली की जनता में जो अपार जनसमूह दिख रहा है यहाँ पे, ये सब कोई भाड़े के लाए नहीं है, अपने आप आए हैं। और दिल्ली कोने कोने में 2 चीज़ दिख रहा है। एक तो कूड़ा जो भाजपा का 15 साल दर्शा रहा है। दूसरा, दिल्ली की जनता तैयार बैठी है इस रिजॉल्व के साथ, इस संकल्प के साथ कि दिल्ली के अंदर एमसीडी में केजरीवाल को लेके आना है। अगर बात की जाए जिस तरीके से बीजेपी लगातार वीडियोस वायरल कर रही है, कभी मनीष जी के ऊपर आरोप, कभी सत्येंद्र जी के ऊपर आरोप, क्या उसका वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? बता तो दिया अरविंद जी ने कि भाजपा के 10 वीडियो वर्सेस अरविंद केजरीवाल के 10 प्रॉमिसेस। अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति के अगुवा है इस देश के अंदर और वही जनता को भा रहा है। समस्याओं का समाधान चाहिए, जुमलेबाजी नहीं चाहिए जनता को। जनता चाहती है दिल्ली देश का सबसे बेहतरीन राज्य बने, दिल्ली विश्व का सबसे खूबसूरत शहर बने, ये भारत का सिरमौर बने। ये देश की जनता चाहती है, दिल्ली की जनता चाहती है। ये काम भाजपा के हाथों नहीं, केजरीवाल के हाथों होगा। तो क्या लगता है आने वाली 4 दिसंबर को कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के हक में जाने वाली? वी विल इजीली क्रॉस 220, 220 की संख्या आराम से क्रॉस करेंगे। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ सोमनाथ भारती जी, जिनका ये कहना है कि 2 से 20 से ज़्यादा की संख्या आम
आदमी पार्टी के हक में जाने वाली है। 220 से ज़्यादा की सीट्स आम आदमी पार्टी के हक में आने वाली है। जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन महेंद्र के साथ। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे दिल्ली का माहौल कुछ अलग नज़र आ रहा है। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त मलकागंज में, जहाँ पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रोड शो करने आ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के गानों पे थरथराती हुई नजर आ रही है, नाचती गुनगुनाती नजर आ रही है। ये उत्साह देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी के गानों पे नाच रही है। भारी मात्रा में हुजूम, आगे से पीछे तक देखा जाए तो पब्लिक ही पब्लिक, सबके हाथ में आम आदमी पार्टी के तिरंगे देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से जनता आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रही है। भारी मात्रा में यहाँ पे हुजूम मौजूद है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पर पहुंचकर अब रोड शो शुरू करने वाले हैं। देखने वाली बात ये होती है कि जिस तरीके से हुजूम तो दिल्ली में देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता वास्तव में 4 तारीख को किसको वोट डालकर एमसीडी में लाना चाहती है, एमसीडी के भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन महेंद्र के साथ भावना। तो वहीं एम्स दिल्ली का सर्वर ठप रहा। हालांकि ई हॉस्पिटल डेटा को बहाल कर दिया गया है। सेवाओं को बहाल करने से पहले नेटवर्क को अभी भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में ऐसे किसी भी साइबर हमले को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। आउटपेशेंट, इनपेशेंट प्रयोगशालाओं सहित सभी अस्पताल सेवाएं फिलहाल मैनुअल मोड में चलती रहेंगी। एम्स के एक बयान में कहा गया है कि अस्पताल डेटा को सर्वर पर बहाल कर दिया गया है। सेवाओं को बहाल करने से पहले नेटवर्क को साफ किया जा रहा है। डेटा की मात्रा और अस्पताल सेवाओं के लिए सर्वर कंप्यूटर की बड़ी संख्या के कारण प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है। साइबर सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 28 नवंबर को एम्स के बयान में कहा गया कि डेटा की बहाली और सर्वर की सफाई का काम चल रहा है और डेटा की मात्रा और अस्पताल सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में सर्वर के कारण कुछ समय लग रहा है। साइबर सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के उस एम्स अस्पताल में मैं मौजूद हूँ जहाँ की आज भी डेटा हैकर्स ने पूरी तरह से डेटा को जो है हैक किया हुआ। आपको बता दें कि डेटा एम्स का, यानी कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की डेटा को हैकर्स के द्वारा हैक कर लिया जाता है, जिसके लिए तमाम जांच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं। एमएचए पूरे अलर्ट मोड पर आ जाता है। 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन डेटा अलर्ट का पूरी तरह से डेटा अलर्ट को लेकर किसी तरह की कोई भी रिकवरी नहीं दिखाई जा रही है। हालांकि आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक जो है थोड़े बहुत डेटा के रिकवर होने की यहाँ बात सामने आ रही है। और कुछ यहाँ मरीज़ एम्स हॉस्पिटल में जो इलाज कराने आते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इलाज करा रहे हैं। अब चूँकि बता दें आपको, डेटा हैक हो चुका है, इंटरनेट से कनेक्शन काटा जा चुका है। तमाम सुरक्षा जांच एजेंसी के द्वारा कहे अनुसार जो है ये तमाम जो है इंटरनेट काटा जाता है। और जब डॉक्टर्स जो ऑफलाइन सारे काम किए जा रहे हैं तो किस प्रकार की सुरक्षा मरीजों को यहाँ देखने के लिए मिल रही है, बात कराती हूँ सीधा इनके साथ। आपका नाम जानना चाहूँगी सर। मेरा नाम अरशद हुसैन है। अच्छा, तो बताएंगे आप मुझे कि डेटा जब हैक हुआ इसके बाद किस तरह की परेशानी, आप यहाँ इलाज कराने अपने आए? हाँ, मैं आ गया हूँ। ये मेरा कज़न है, तो हम कश्मीर से आ गए हैं। तो पहले वो डेटा, जब अभी सभी सिस्टम डाउन है, पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती थी, क्यूज़ कम होते रहते थे और हम टेस्ट भी यही कराते थे। लेकिन जब से ये सिस्टम डाउन हो गया है तो हमें ज़्यादातर बोल दिया जाता है टेस्ट बाहर से निकाल दो। सो अगेन जो भी हो गया है, जो भी एपिसोड हो गया है दिस साइबर अटैक, तो इससे क्या हो गया, अगेन पुअर क्लासेस अगेन हिट विद दिस। तो हमें बाहर जाना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पे 10-20 रुपए लिया जाता था टेस्ट के लिए, तो बाहर इट टेक्स अराउंड 10 टाइम्स मोर। तो उससे ये हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक सीरियस कंसर्न ऑफ दिस थिंग। आपको बता दें डेटा हैक होने की बात कि काफ़ी नामचीन हस्तियों का डेटा एम्स के अंदर जो है यहाँ पूरा का पूरा डेटा हैक कर लिया गया है, जो कहीं ना कहीं चिंता का गहरा विषय बनती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीतिक लोगों की काफ़ी लोग ऐसे होते हैं। अगर हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें या देश के मुख्यमंत्री की बात करें, तो आपको बता दूं तमाम लोगों के डेटा लगभग जो है
दिल्ली के इस बड़े अस्पताल में है जो कि हैक किया जा चुका है। हालांकि सूत्रों से खबर आ रही है कि इस डेटा को हैक करने के बाद कहीं ना कहीं रिकवरी की बात सामने आ रही है, पर सर्वर अभी डाउन चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में कितना सच है और कितना झूठ और कितना समय लगता है इस तमाम मामले को सुलझाने के लिए, जो कि बड़ा रूप और विकराल रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि 4 से 5 करोड़ के लगभग लोगों का डेटा हैक हो जाना और साथ में लगभग 4 से 5 करोड़ यहाँ लोगों की यथास्थिति को एकदम से परिवर्तन देख लेना, यथास्थिति का एकदम से मतलब पूरी स्थिति उनकी बदहाल हो जाना। चूँकि इलाज यहाँ से चल रहा है, इलाज के बाद हर तरह की चीज़ें यहाँ से चल रही हैं, टेस्ट यहाँ से होते हैं, दवाइयाँ यहाँ से दी जाती हैं, तो तमाम चीज़ें काफ़ी चीज़ों से यहाँ जो है मरीज़ इस वक्त अपने तमाम हालातों को बताते नज़र आ रहे हैं। कुछ मरीज़ एनजीओ की ओर रुख कर रहे हैं, तो कुछ मरीज़ मीडिया के समक्ष आके अपने दर्द को बयां करते नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन शेरा के साथ दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए मैं अफशा खान। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण के बढ़े स्तर ने खतरे की घंटी बजा दी है और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा पॉल्यूशन धीरे धीरे स्मॉग का खतरा बढ़ा रहा है। बुधवार 30 नवंबर को दिल्ली में तापमान में बदलाव देखने को मिला, जिसके चलते ठंड बढ़ी, लेकिन साथ ही प्रदूषण का स्तर डराने लगा है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से खराब हुई दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है और बुधवार को कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार देखने को मिला। बहुत ही खराब, अभी तो काफी इम्प्रूव हो चुका है, वरना बीच में बहुत खराब हो गया था। कैसे देखते हैं इसको, क्या फील करते हैं? बहुत खराब है, हम यही कह सकते हैं, बाकी और क्या बोले। आपकी सेहत पे कैसा असर पड़ता है? सेहत पे जो मतलब सफोकेशन सा होता है, जो मॉर्निंग वॉक में जो फ्रेश एयर मिलना चाहिए वो नहीं है, ऑक्सीजन जितना होना चाहिए वो नहीं है। हिमाचल का रहने वाला हूँ, मेरे को हेल्थ इशू कभी नहीं हुआ। जैसा देखा जाए 1-2 महीने से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। जैसे सुबह वॉकिंग को जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, तो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। जैसे ही सुबह हम उठते हैं, खांसते हैं, तो पूरा धुंध आ रहा है अंदर से। बहुत दिक्कत है इधर। सरकार को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए आम जनमानस के लिए। बहुत दिक्कत फील कर रहे हैं। तो दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने फर्जी पासपोर्ट और वीजा रैकेट का भांडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने आज बुधवार को फर्जी वीजा रैकेट के मास्टरमाइंड समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इनके कब्जे से विभिन्न देशों के लगभग 300 पासपोर्ट के साथ साथ उनके पास से बड़ी संख्या में जाली दस्तावेज, स्टाम्प, लैपटॉप, टैबलेट बरामद किए गए। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं पूरे मामले को लेकर जनतंत्र टीवी संवाददाता अफशा खान ने डीसीपी क्राइम ब्रांच से बातचीत की है। आइए सुनते हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हासिल होती है। 300 से ज़्यादा पासपोर्ट, नकली पासपोर्ट और वीज़ा की बात की जाए तो बड़ी खेप को पकड़ा जाता है। ज़्यादा बात करने के लिए डीसीपी क्राइम ब्रांच रोहित मीना मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है, बात करते हैं सीधा इनके साथ। सर, क्या मामला है आपके द्वारा, समझना चाहूँगी। बेसिकली ये जो 8 लोग का हमने गिरोह पकड़ा है, तो ये एक फेक टूर एंड ट्रैवल कंपनी चला रहे थे और ये जो कनॉट प्लेस में थी, तो वहाँ से ये लोग जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उनको फोर्ज करके और उनका वीज़ा लगवाते थे और उनको बाहर भेजते थे गलत तरीके से। तो इसमें हमें कम से कम 300 से ज़्यादा ऐसे हमें पासपोर्ट्स मिले हैं जो लोग इन फेक वीज़ा और फेक डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बाहर जाना चाह रहे थे और ये जो गिरोह है ये उनके ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज कर रहा था। सर, गिरोह के अंदर टोटल कितने लोग पकड़े जाते हैं और साथ में कितने, इसके अलावा जो है कितने लोगों को भेजा गया है इसके द्वारा, नकली पासपोर्ट की अगर बात की जाए? इसमें जो ये हमें पता चला है कि लगभग 5-6 साल से काम कर रहा था ये। इसमें पहले भी इन पे इसी तरीके के प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट रह चुके हैं और जो ये इसमें टोटल हमने अभी 8 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें 3 लोगों का तो जो ऑफिस सेटअप करना और जो एडमिन कराना या जो पूरा कंट्रोल करते थे वो 3 लोग थे। बाकी जो थे 3 लोग ऐसे एजेंट काम करते थे जो फील्ड पे जाके ऐसे लोगों को कि आपको बाहर जाना है तो उसको बहका के और उनसे पैसे लेके और उनको वीज़ा का दिलवाने का वो करते थे अरेंजमेंट। और कुछ बाकी जो लोग थे वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी में मास्टरी थी, जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू और अपनी कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन को चेंज करके और उसमें बिल्कुल एज इट इज़ बैंक्स के डॉक्यूमेंट्स, कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स जनरेट करके और उनको बाहर भेजने में ताकि उनको वीज़ा मिल जाए। वीज़ा जेन्युइन होता था, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड होते थे उसके। सर, इतना बड़ा ग्रोह इतने लंबे समय से काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर एक संदेह खड़ा हो जाता है कि कोई आपराधिक गतिविधि के व्यक्ति को जो है बाहर भेजा जाता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला केस भी होता है, तो इससे कोई इसकी संलिप्तता तो नहीं है?
अभी तो हमारे पास ऐसा नहीं आया। अभी हम जो लोग बाहर गए हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो अभी हमारे पास ये 300 लोगों से की डिटेल्स है। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं उस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि पहले कितने इन लोगों ने बाहर भेजे गए हैं और उनमें से कितने हम FRRO से भी टच में हैं कि FRRO कि कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है या कितने लोगों के अगेंस्ट बाहर वाली कंट्रीज़ ने एक्शन लिया है। सर बाकी प्रोफाइल की और मुझे बता दीजिए इनकी प्रोफाइल क्या है, जो काम जितने लोग इसमें जो मेन लोग हैं वो ज़्यादातर आर्ट्स ग्रेजुएट या 12th इस तरीके से पढ़े हुए हैं और उनका लगभग 10-15 साल से प्लस से वो टूर एंड ट्रैवल के बिज़नेस में हैं या उससे रिलेटेड फील्ड में हैं। बाकी जो एजेंट्स हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़े हुए और वो ऑन कमीशन इसमें काम कर रहे हैं। समय देने के लिए तो देखिए, आप सुन रहे थे डीसीपी क्राइम ब्रांच रोहित मीना को, जो कि बताते नजर आए किस प्रकार से दिल्ली क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हासिल होती है और टोटल लगभग 8 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। इन 8 लोगों के द्वारा जो है 300 फर्जी पासपोर्ट और वीज़ा की अगर बात की जाए तो ये फर्जी पासपोर्ट गिरोह का एक समूह पकड़ा जाता है, जो कि एक बड़ी मात्रा में जो है पासपोर्ट और वीज़ा के जरिए से लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है और लोगों को बाहर भेजने का कार्य किया जाता है। कैमरामैन शेरा के साथ दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अफशा खान। तो देखिए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त मौजूद हूँ। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को किस प्रकार से एक बड़ी सफलता हासिल होती है। आपको बता दें, फर्जी पासपोर्ट और फर्जी वीज़ा के एक गिरोह का पर्दाफाश किया जाता है। 300 की लगभग मात्रा में जो है फर्जी पासपोर्ट बरामद किए जाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से इस युवक को मैं दिखाना चाहूँगी। शिवा नामक की युवक जो है, जिसकी गिरफ्तारी दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज से की जाती है और इसके पास से जो है इसके अलावा 7 अन्य लोग इस पूरे संगठन में शामिल होते हैं, जिनको इन तमाम लोगों को 8 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। इन 8 लोगों के द्वारा फर्जी पासपोर्ट के द्वारा हज़ारों की संख्या में लोगों को भेजा जाता है। चूँकि अभी तक की तहकीकात से डीसीपी रोहित मीना के संदर्भ में तमाम मामले को पूरा किया जाता है। बताया जाता है कि अब तक की तहकीकात से काफ़ी लोगों को भेजे जाने की सूचना सामने आती है। बाकी आगे जांच का विषय है कि किस प्रकार से इन लोगों ने आगे बीते 5 साल से इस पूरे कार्य को अंजाम दे रहे हैं और कितने लोगों को ये भेज चुके हैं। तमाम मामले को देखा जा रहा है। कैमरामैन शेरा के साथ दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अफशा खान। तो एमसीडी का चुनाव प्रचार बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में नेताओं की जुबान भी बेकाबू होती जा रही है। वहीं विकासपुरी इलाके में विकास नगर वार्ड में आप प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे आप विधायक महेंद्र यादव ने एमसीडी पर काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एमसीडी बेटा है और दिल्ली सरकार बाप है। सिटी का चुनाव है, एक छोटा चुनाव है, परिवार का चुनाव है, मोहल्ले का चुनाव है। इसमें लड्डू भी मिलते हैं, नोट भी मिलते हैं, वोट भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। तो हर कोने के ऊपर सुबह से शाम तक जितने भी मेरे 6 के 6 निगम पार्षद के उम्मीदवार हैं, सबको लड्डू से तोला जाता है, सिक्कों से तोला जाता है, झाड़ू से तोला जाता है और उसके बाद पूरा मान सम्मान दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वोट सब झाड़ू को ही दें, क्योंकि झाड़ू की एक बहुत बड़ी लहर चल रही है। हर व्यक्ति चाहता है केजरीवाल का पार्षद हो, केजरीवाल का विधायक हो और दोनों मिलके क्षेत्र का विकास करें, झगड़ा खत्म हो जाए। जो हर रोज़ का झगड़ा होगा वो खत्म हो जाए। तो केजरीवाल एमसीडी में भी आ रहे हैं और पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं। मैं कहता हूँ इतने बड़े बहुमत के साथ आ रहे हैं कि बीजेपी वाले और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे हम दिल्ली में आए थे ना 2013 में, 70 में से 70 सीट लेके आए थे। अब की बार भी 250 में से 235 और 40 सीट लेके आ रहे हैं। गुजरात के रण की पहली अग्नि परीक्षा कल होनी है, यानी पहले चरण के मतदान के लिए कल 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले गोधरा, अयोध्या, रेडिकल सेल और आतंकवाद जैसे मुद्दे हवा में तैरते रहे। ऐसे में सियासी वार पलटवार का जनता पर कैसा हो सकता है असर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गुजरात में पहली चुनावी अग्नि परीक्षा, सियासी रण में त्रिकोणीय मुकाबला, किसकी किस्मत का खुलेगा ताला। जी हां, गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के लिए कल 1 दिसंबर को चुनाव होगा, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के 788 दावेदार चुनावी मैदान में उतरे हैं। पहले चरण के मतदान में 19 जिलों के 89 सीटों पर चुनाव होंगे। पहले चरण में गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गुजरात की 182 में से करीब 49% सीटों पर पहले चरण में वोटिंग की जाएगी। ऐसे में मतदान से पहले राजनेताओं की तरफ से सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है।
इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कहे गए अपशब्दों पर घमासान मचा हुआ है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़गे के रावण वाले बयान पर निशाना साधा है। अहमदाबाद में रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में अपशब्दों का प्रयोग कर रही है। अनुचित शब्दों का प्रयोग स्वस्थ राजनीति की निशानी नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से इस्तेमाल किए गए शब्द सिर्फ उनके नहीं हैं, ये पूरी कांग्रेस की मानसिकता का परिणाम है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को रावण कहना नीच काम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ध्रुवीकरण की राजनीति में बीजेपी को विश्वास नहीं है। कांग्रेस के द्वारा अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां भी ऊल जुलूल और फालतू आरोप लगाने की यह कोशिश करती हैं। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना यह स्वस्थ राजनीति के लक्षण। कहना चाहता हूं, जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है, और उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना। क्षेत्र में काम करने वाले उस व्यक्ति को जिसे कोई निर्णय लेना पड़ता है, उसके अंदर साहस भी चाहिए, कुछ कर गुजरने का, कुछ जोखिम उठाने की हिम्मत भी चाहिए। वह हमारे प्रधानमंत्री के अंदर है। जहां भी स्ट्रक्चरल अथवा प्रोसीजरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत हुई है, कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें संकोच नहीं किया है। उसने इस दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा इससे हमारा कितना राजनीतिक लाभ होगा अथवा इससे हमारी कितनी राजनीतिक हानि होगी। गुजरात विधानसभा के चुनाव के पहले चरण के मतदान में जनता कई प्रत्याशियों की किस्मत तय करेगी। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान है, उनमें कई ऐसे नेताओं की किस्मत भी दांव पर है जो पहले से ही सरकार में मंत्री पद पर है। पहले चरण की 89 सीटों के मतदान में राज्य के 11 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिनमें किरीट सिंह राणा, राघोजी पटेल, देवाभाई मलम, मुकेश पटेल, हर्ष संघवी, विनोद मोराडिया, पुरेश मोदी, नरेश पटेल, कनुभाई देसाई, जीतू चौधरी शामिल हैं। पहले दौर में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की सीटों पर वोटिंग होना है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को सौराष्ट्र में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस का पलड़ा भारी था, जबकि दक्षिण गुजरात में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए पहले चरण का चुनाव काफी अहम है। 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 70 महिलाएं उम्मीदवार हैं और 339 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88, बीएसपी ने 57 और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन ने 6 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी यहां एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन कर रही है, तो बीटीपी ने भी अपनी प्रत्याशी उतार रखे हैं। 2007 के चुनावी नतीजे को देखें तो बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को 39 सीटें मिली थी, बीटीपी को 2 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए अपनी अपनी सीटें बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है, जबकि आम आदमी पार्टी को खोने के लिए कुछ नहीं। वहीं क्षेत्रीय आधार पर देखते हैं तो सौराष्ट्र कच्छ इलाके में 54 सीटें आती हैं, जहां पर 65% 2017 में वोटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, तो बीजेपी को 20 और अन्य दलों को 3 सीटें मिली थी। दक्षिण गुजरात इलाके में 35 सीटें आती हैं, जहां पर 2017 में 70% वोटिंग हुई थी। दक्षिण गुजरात में बीजेपी को 27 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। तो गुजरात चुनाव के सियासी समीकरण हर पल बदल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सौराष्ट्र, कच्छ की कुछ सीटों पर सीधा मुकाबला है,
तो कई सीटों पर त्रिकोणी मुकाबला है। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के इलाके में पाटीदार समुदाय काफी अहम है। किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला इन्हीं वोटर्स के हाथ में है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग की संख्या भी काफी अधिक है। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिली थी, तो ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि पहले चरण में किसको बढ़त मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।